दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक जैविक अन्योन्य क्रिया यानी बायोटिक इंटरेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैविक अन्योन्य क्रिया यानी बायोटिक इंटरेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक आध प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लीजिए। दोस्तों जैविक अन्योन्य क्रिया या बायोटिक इंटरेक्शन जो है कई प्रकार की होती है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हम जानेंगे। एक तो जैविक अन्योन्य क्रिया का सकारात्मक प्रकार है, दूसरा नकारात्मक और तीसरा उदासीन। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन प्रकार की जो बात की जा रही है वो किस तरह से होती है। सकारात्मक यानी लाभकारी, नकारात्मक यानी नुकसानदेह और उदासीन यानी न तो लाभ और न हानि। तो किसकी, यानी जो इस जैविक अन्योन्य क्रिया में शामिल जातियां और प्रजातियां होती हैं उनके लिए ये इंटरेक्शन या तो सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है या फिर उदासीन। इसमें सबसे पहले आइए सकारात्मक अन्योन्य क्रिया यानी पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों सकारात्मक अन्योन्य क्रिया जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो सकारात्मक अन्योन्य क्रिया है इसे हम मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। तो सहोपकारिता जो होती है इसमें जो इस अन्योन्य क्रिया में शामिल दोनों प्रजातियां होती हैं उन दोनों के लिए लाभकारी होता है। आप जान लीजिए कि सहोपकारिता ऐसी इंटरेक्शन या ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें शामिल दोनों प्रजातियां इसमें लाभ प्राप्त करती हैं। सहभोजिता, तो आप जान लीजिए सहभोजिता में एक प्रजाति जो सहभोजी होती है उसको लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति को पहली से न तो कोई लाभ होता है और न कोई हानि होता है। इसको सहभोजिता कहते हैं। एक तीसरा सकारात्मक अन्योन्य क्रिया का प्रकार है आदि सहयोगिता। तो आदि सहयोगिता भी ये दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी होती है। तो आप जान लीजिए जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है इसमें सहोपकारिता होती है। सहोपकारिता दोस्तों दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी है। सहभोजिता में एक प्रजाति को लाभ जबकि दूसरी को न तो लाभ होती है न हानि, और आदि सहयोगिता में दोनों प्रजातियां लाभ प्राप्त करती हैं या लाभकारी होती है। इसी तरह दूसरा जो है नकारात्मक अन्योन्य क्रिया, इसके अंतर्गत परभक्षण, परजीविता, असहभोजिता और अस्पर्धा शामिल हैं। आप जान लीजिए परभक्षण क्या है, इसको जानना जरूरी है। परभक्षण दोस्तों इसको एक प्रकार से जो है शिकारी शिकार संबंध कहा जाए। इसमें एक प्रजाति शिकारी होती है, इसको लाभ होता है लेकिन एक को हानि होती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों एक प्रजाति को लाभ और दूसरी प्रजाति को हानि होती है और वो संतमित यानी उसकी समाप्ति होने लगती है, इसको परभक्षण कहते हैं। नकारात्मक अन्योन्य क्रिया में एक परजीविता है। परजीविता में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होता है, यानी एक प्रजाति जो परजीवी होती है उसको लाभ होता है और दूसरी प्रजाति जो पोषक होती है जिसके ऊपर वो परजीवी निर्भर होता है उसको हानि होती है। तीसरा प्रकार है असहभोजिता। दोस्तों असहभोजिता में एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को सीमित करती है और स्वयं जो है वो अप्रभावी रहती है। और स्पर्धा यानी कंपटीशन, तो ये भी नकारात्मक अन्योन्य क्रिया का प्रकार है। इसमें दोनों प्रजातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। तीसरा जो है जैविक अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत उदासीन अन्योन्य क्रिया है। इसमें प्रजातियां कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, उसको उदासीन अन्योन्य क्रिया कहा जाता है। दोस्तों परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, उनके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि सहोपकारिता या सहजीविता जो है उसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। तो आप जान लीजिए सहजीविता या सहोपकारिता के उदाहरण। सबसे पहला ये है दोस्तों, दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो सहजीविता और सहोपकारिता के उदाहरण हैं। आप जान लीजिए इससे दलहनी फसलों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है और राइजोबियम जीवाणु वहाँ पर अपना विकास करते हैं। इसी तरह दोस्तों सी एनीमोन, समुद्री एनीमोन एक निडेरियन प्राणी है और दूसरा हर्मिट क्रैब। तो आप जान लीजिए समुद्री एनीमोन और हर्मिट क्रैब के कवच से संलग्न होकर उसके ऊपर समुद्री एनीमोन के ऊपर जो है ये बैठ जाता है और उससे परिवहन प्राप्त करता है और जो है भोजन भी प्राप्त करता है। एनीमोन जो है सुरक्षा और छद्म आवरण, एनीमोन सुरक्षा और छद्म आवरण प्रदान करता है। तो सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का जो संबंध है वो सहजीविता के अंतर्गत आता है। इसी तरह लाइकेन, लाइकेन आप जान लीजिए लाइकेन जो है इसमें शैवाल और कवक के मध्य जो है सहजीविता पाई जाती है। कैसे? तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। कवक जो है जल और सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह परागण की प्रक्रिया, दोस्तों जो परागण की प्रक्रिया होती है आप जान लीजिए इससे फूल और परागण करने वाले कीट जैसे तितली, मधुमक्खी, इन दोनों को ही फायदा होता है, यानी दोनों को लाभ होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए दोस्तों कि परागण की प्रक्रिया भी सहजीविता या सहोपकारिता के अंतर्गत आती है, जिसमें कीट यानी तितली तथा पुष्प दोनों को ही लाभ होता है। इसी तरह अंजीर के पेड़ और बर्र के बीच जो संबंध होता है ये दोनों के लिए जो है लाभकारी होता है। और आर्किड पुष्प और भ्रमरों के बीच जो परागण की क्रिया होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक और है सहजीविता का उदाहरण, दीमक और उनकी आंत में पाए जाने वाले क्लेजेलेट प्राणी जो होते हैं वो सहजीविता के अंतर्गत आते हैं। और कुछ जीवाणुओं का जंतुओं की आंत में पाया जाना, तो दोस्तों ये कई प्रकार के बैक्टीरिया जो है लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, ये जंतुओं की आंत्र में पाए जाते हैं और इससे दोनों को ही लाभ होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा जो है दोस्तों सहभोजिता के उदाहरणों के बारे में जानना जरूरी है कि सहभोजिता के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। सहभोजिता, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को पहली से न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। दोस्तों आम के पेड़ पर अधिपादप के रूप में जो आर्किड होते हैं ये सहभोजिता का उदाहरण है। इसी तरह सी एनीमोन या समुद्री एनीमोन के छाते के बीच रहने वाली जो मछली होती है ये सहभोजिता के उदाहरण है। इसमें मछली को लाभ होता है लेकिन सी एनीमोन को कोई नुकसान नहीं होता है। बगुला और चरने वाले जीव, दोस्तों आप जान लीजिए बगुला जो है चरने वाले जीव जैसे गाय भैंस के ऊपर जो किलनी और उनके कान आदि में रहने वाले छोटे जीव हैं उनको आहार बनाते हैं। और आप जान लीजिए इससे बगुला को कुछ आहार मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, लेकिन चरने वाले जीवों का कोई नुकसान नहीं होता है। और आप जान लीजिए ई कोलाई जैसे कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु हैं ये मनुष्य की आंत्र में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं। इसमें जो है दोस्तों एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे को कोई न तो लाभ होता है और न हानि होती है। तो ये सभी सहजीविता के उदाहरण हैं। इसी तरह सहभोजिता के उदाहरण हैं। इसी तरह दोस्तों आप जान लीजिए परजीविता, तो परजीविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। परजीवी जो है कभी कभी पैरासाइट कहा जाता है कि उदाहरण भी दिया जाता है, किसी के ऊपर आश्रित रहने वाले को परजीवी कहा जाता है जिसका अपना कुछ नहीं लगता है, यानी एक प्रजाति परजीवी को लाभ और दूसरी को हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत मतलबी होता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, अपना लाभ लेते रहता है, दूसरे को हानि करता है, तो उसको कभी कभी जो है
कटाक्ष में परजीवी कहा जाता है। तो परजीविता के उदाहरण क्या हैं? अमरबेल या कसक्यूटा। तो हमने 9वीं 10वीं कक्षा में अमरबेल के बारे में पढ़ा है कि ये किसी पेड़ के तने में जो है ये चूसकों के द्वारा उस पेड़ के तने से आहार प्राप्त करता है और जीवित रहता है। ये क्या करता है कि उस जीव उस जो है पेड़ पे आश्रित रहता है पूरी तरह से परजीवी के रूप में, और जो है उससे अपना आहार प्राप्त करता है। और क्या होता है, पेड़ को ये करीब करीब नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उससे ये जो पोषक तत्व है वो खींच लेता है। इसी तरह मिस प्लेटो लोरेंस भी ये परजीविता का उदाहरण है। रिफ्लेशिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। ये जो है परजीवी पुष्प की श्रेणी में आता है, आप जान लीजिए, रिफ्लेशिया। फीता क्रीम, गोल क्रीम, मलेरिया परजीवी, ये सभी परजीविता के श्रेणी में आते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि ये फीता क्रीम, गोल क्रीम और मलेरिया परजीवी अगर जो है मनुष्य के आंतों में पहुंच जाते हैं और जो पोषक तत्व है उनको लाभ लेते हैं, लेकिन ये मनुष्य को नुकसान करते हैं। मानव में जूं या जो लीक होती है दोस्तों, जिसको कहा जाता है, ये भी परजीवी के उदाहरण हैं। कुत्तों में पिस्सू और एस्केरिस, मादा एस्केरिस जो है आंत में पाया जाने वाला आंतरिक परजीवी है, जो हमारा खाना पीना है उससे पोषक तत्व प्राप्त करके अपना विकास करता है, लेकिन मनुष्य की पोषकता या जो हमको भोजन से मिलने वाली पोषकता है उसको खींच लेता है, जिससे स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जीव विज्ञान और पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जैविक अन्योन्य क्रिया या बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में जाना, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन सबको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।